एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं और बहुत अच्छे से तैयारियां कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, राइट। चलिए जी, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ग्रामर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इंग्लिश ग्रामर का। तो चलिए जी, इंग्लिश ग्रामर को ही कंटिन्यू करते हैं। 2 लेक्चर में क्या पढ़ा है अभी तक हमने, जो कंप्लीट लगाए हैं 2 लेक्चर्स, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, फिर उसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एक सब्जेक्ट के अंदर क्लोजेज होते हैं। मेन क्लोज भी हो सकता है और डिपेंडेंट क्लोज भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन या सबऑर्डिनेट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, 2 तरह के क्लोजेज होते हैं। फिर जब सेंटेंस बन जाता है तो द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, कि क्या काम करता है सेंटेंस, उसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। कुछ सेंटेंसेस के टाइप्स हमने बनाए। कैसे कैसे टाइप्स पढ़े थे हमने पढ़ा था डिक्लेरेटिव हो सकता है, इम्पेरेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव हो सकता है एंड एक्सक्लामेटरी भी हो सकता है, जहाँ पर आप कमांड दो, कुछ डिक्लेयर करो, कुछ क्वेश्चंस करो या फिर अपनी फीलिंग्स को क्या करो, एक्सप्रेस करो। तो हमने जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे दैट वर बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द सेंटेंस, कि कोई सेंटेंस क्या काम कर रहा है उसके फंक्शंस के ऊपर किया था। तो हम उसी को ही थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो आज हम पढ़ेंगे वो हम क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, हिंदी में अगर बोला जाए तो रचना के आधार पर। स्ट्रक्चर बोले तो बॉडी ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी या फिर स्ट्रक्चर, सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सिंपल, सेकंड वन इज कंपाउंड, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है जी, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच हैज ओनली फाइनाइट वर्ब एंड 1 इंडिपेंडेंट क्लोज, जिसके अंदर एक फाइनाइट यानी कि वेल डिफाइंड वर्ब हो, दूसरा एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या काम करता है? इंडिपेंडेंट क्लोज गिव्स यू द क्लियर एंड फुल मीनिंग। तो इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा क्लोज होता है? जो आपको क्लियर प्लस फुल मीनिंग देता है। ठीक है जी, अगर इन शॉर्ट में बोलूँ, सिंपल जो कि सिंपल है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज सिंपल सेंटेंस, जिसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस हम बनाते हैं। जैसे कि इशिका रन आफ्टर हर लिटिल ब्रदर, एक ही सेंटेंस इसमें जुड़ा हुआ है, इशिका अपने छोटे भाई के पीछे भाग रही है। तो अब ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। आई लाइक आइसक्रीम, शी रीड्स, तो ये सब क्या है? ये सब सिंपल सेंटेंसेस का पार्ट है। ठीक है जी, ये तो हो गया सिंपल सेंटेंसेस। अब सिंपल से दूसरे पे आ जाओ, कंपाउंड। What do you mean by compound sentences? Definition पढ़ लेते हैं। A sentence which is made up of 2 or more independent clauses, जो 2 या 2 से ज़्यादा independent clauses से बना हो। तो इसकी एक डेफिनेशन मैंने खुद बनाई है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप लोग भी समझ सकते हो। तो what is compound sentence? Compound sentence is a group of more than 1 सिंपल सेंटेंसेस, या फिर ग्रुप ऑफ सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर बहुत सारे सिंपल सेंटेंस जुड़ जाए। यानी कि सिंपल सेंटेंस कौन से? जो इंडिपेंडेंट है। अब 2 या 2 से ज़्यादा के सिंपल सेंटेंस अगर एक ही माला में पिरोगे, एक ही सेंटेंस में लिखोगे, तो वो क्या बनेगा? वो कंपाउंड बनेगा। तो यानी कि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेस को आपस में जोड़ दो, बीच में क्या लग जाएगी? आपकी कंजक्शन लग जाएंगी। तो इन कंजक्शंस के साथ जब आप जोड़ेंगे तो आपका सेंटेंस कैसा होगा? कंपाउंड सेंटेंसेस होगा। पढ़ते हैं, देखिए एग्जांपल में, द रोबर ट्राइड टू एस्केप बट द पुलिस कॉट हिम। पुलिस कॉट हिम इज अ डिफरेंट सेंटेंस, अ डिफरेंट सिंपल सेंटेंस। ये हमें पूरा क्लियर हो रहा है कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फर्स्ट में क्या है? द रोबर ट्राइड टू एस्केप, रोबर ने भागना चाहा। अगर बट को हटा के इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग पढ़ा जाए तो अलग अलग भी ये फुल एंड क्लियर मीनिंग दे रहे हैं कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। तो उसी तरह से सिंपल सेंटेंस भी अपना पूरा मीनिंग देता है, बट क्योंकि कंपाउंड में एक से ज़्यादा क्या इंक्लूसिव है? एक से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस जुड़े हुए हैं, इसलिए उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? जैसे कि राम इज रिच एंड श्याम इज पुअर, तो ये क्या है? ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है। डू यू लव टू हैव कॉफी और टी?
तो ये क्या है, हम लोग अलग अलग सेंटेंसेस में भी पूछ सकते थे, क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका सेंटेंस है वो सेम था, सिर्फ एक वर्ड चेंज था, तो मैंने टी और कॉफ़ी को एक साथ कर लिया। तो ये क्या है, आपके कंपाउंड सेंटेंसेस को थोड़ा सा बाइफरकेट किया जाता है, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। ठीक है जी, इनको जोड़ने के लिए कंजक्शंस का इस्तेमाल होता है। अब कंजक्शंस दो तरह की हो सकती है हमारी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस तो बड़ी सिंपल होती है और ऑलमोस्ट कंपाउंड सेंटेंसेस में ही यूज होती है। इसको हम बोलने के लिए फैन बॉयज, इसको एक शॉर्ट नाम दिया हुआ है हमने, एफ फॉर के लिए, ए एंड के लिए, एन नॉर के लिए, बी बट के लिए, ओ और के लिए, वाई येट के लिए, एस सो के लिए। ये जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आती है तो आपका सेंटेंस हमेशा ही क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। कभी देखना, गौर करना सेंटेंसेस के ऊपर, जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है तो आपका सेंटेंस बनता है कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद है नेक्स्ट कंजक्शंस। वैसे इन कंजक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस, कोरिलेटिव यानी कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देती है, यानी कि कुछ ना कुछ रिलेशन क्रिएट कर देती है उसके अंदर। वर्क्स इन पेयर्स टू जॉइन वर्ड्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ इक्वल वेट्स इन अ सेंटेंस। There are many different pairs of correlative conjunction, either or, not only, but also, neither nor, both and, whether or, just as, so, no, sooner than, rather than। तो इस तरह के क्या है, ये पेयर्स के अंदर आते हैं कोरिलेटिव। दैट शी इज prettier than her, तो ये क्या है, ये आपके कोरिलेटिव कंजक्शन, देन लग गया ना उसके अंदर। तो जब हम पेयर्स में वर्ड यूज करते हैं तो पेयर्स वाले कोरिलेटिव कंजक्शंस भी मिलकर बनाएंगे क्या, कंपाउंड, क्योंकि इन्होंने दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोजेज में अपना अपना एक पार्ट डाल दिया, नाइदर दिस नॉर दैट। तो उसके अंदर क्या होगा, दोनों ही आपके सिंपल सेंटेंसेस के अंदर जब पेयर ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शन जाएगा तो उनको कंजक्शंस को हटा के जब आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो वे अपना एग्जैक्ट मीनिंग ही देंगे, क्लियर मीनिंग ही देंगे। इसीलिए कोरिलेटिव कंजक्शन जो कि पेयर्स में यूज की जाए, या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जिसको हम फैन बॉयज बोलते हैं, इन शॉर्ट लर्न करने के लिए आपके पास ये डेफिनेशन भी आ सकती है फैन बॉयज की। फैन बॉयज के अंदर पूछ लिया जाएगा कि बी इज यूज्ड फॉर, या ओ इज यूज्ड फॉर, या एस इज यूज्ड फॉर। दिस फैन बॉयज इज अ वेरी फेमस रूल ऑफ ग्रामर। चलिए जी, कंपाउंड सेंटेंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स है जो कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, यानी कि इसके अंदर कुछ क्लियर नहीं होगा। कुछ क्लियर नहीं होगा मतलब कुछ सेंटेंस ऐसा होगा जो डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट पे। जब आप कंफ्यूज होते हो तो किसी पे डिपेंड करते हो, वैसे ही एक कंफ्यूजिंग क्लोज होगा, इसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लोज होगा विच डिपेंड्स ऑन दी इंडिपेंडेंट क्लोज। सो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, एक सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और एटलीस्ट वन, यानी कि कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज जरूर होगा। ठीक है, देखिए सेंटेंसेस पढ़ते हैं। द बॉय रैन अवे, लड़का भाग गया, सिंपल है। व्हेन ही सो द लॉयन, जब उसने लॉयन देखा। अब आप बोलोगे कि ये तो वैसे अलग ही पढ़ रहा है ना, हम लोगों को तो अलग ही है, अगर व्हेन हटा दिया जाए, ही सो द लॉयन, ये भी एक क्या है, सिंपल सेंटेंसेस है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स क्यों बना, क्योंकि लड़के का भागना अब डिपेंड करता है किस चीज़ पर, इस फैक्ट पर कि उसने लॉयन देखा। अब इस व्हेन ने क्या किया, इस व्हेन वाले सेंटेंस ने इन दोनों का आपस में रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया। एक काम का होना दूसरे काम पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि व्हेन लगने की वजह से जो सेकंड वाला चीज़ है वो क्या हो गया, डिपेंड हो गया। यानी कि व्हेन ही सो द लॉयन, क्या हुआ फिर, व्हेन ही सो द लॉयन ही रैन अवे। तो ये व्हेन लगने की वजह से ये क्या हो गया, इसका कंप्लीट मीनिंग तब तक नहीं निकलेगा जब तक इसमें कोई मेन क्लोज ना डाल दिया जाए। तो जब इस तरह की कंजक्शंस या इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे किसी भी सेंटेंस के साथ जो उसको आश्रित कर दे, दूसरे पे आश्रित कर दे मतलब जो उसको डिपेंडेंट बना ले या फिर उसका खुद का मीनिंग उससे छीन ले, उन सेंटेंसेस को क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब ऊपर वाले सेंटेंस में आओ, कंपाउंड में, बट द पुलिस कॉट हिम, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो ये क्या है, ये भी एक तरह से तो कंप्लीट सेंटेंस ही दे रहा है ना, पुलिस ने तो पकड़ ही लिया था उसे। ठीक है, अब व्हेन ही सो द लॉयन, तो क्या हुआ, वो बेचारा बेहोश होकर गिर गया या क्या हुआ, तो यहाँ पर कंप्लीट नहीं आ रहा सेंटेंस, ये डिपेंडेंट हो चुका है, आश्रित हो चुका है, इसी वजह से इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर डाला गया है। यानी कि इंडिपेंडेंट क्लोज तो इसमें एक ही होगा, एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं,
डिपेंडेंट क्लोज। तो कॉम्प्लेक्स की क्या डेफिनेशन हुई? वन मेन क्लोज प्लस वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज, सॉरी डिपेंडेंट क्लोज। यानी कि मेन सिर्फ एक हो सकता है और डिपेंडेंट क्लोज कितने हो सकते हैं? जितना मर्जी सेंटेंस की डिमांड हो। ठीक है जी, चलो जी फोर्थ पे आ जाओ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स भी हैं जो कंपाउंड भी है, यानी कि दोनों की फीचर्स को ऐड ऑन करना है हमें। तो कॉम्प्लेक्स की क्या फीचर्स थी? एक मेन क्लोज और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज। और कंपाउंड के क्या फीचर्स थे? दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट यानी कि मेन क्लोजेस। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स से तो हमारे पास आएंगे वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज, और कंपाउंड से क्या आएंगे? टू और मोर मेन क्लोज, यानी कि अ सेंटेंस विद टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस, जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा क्या हो? इंडिपेंडेंट क्लोज, प्लस वन और मोर, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में क्या है? एक या एक से ज़्यादा। तो वन और मोर, एक होगा तो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है जी, चलिए जी तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डोर ऑफ द रूम वॉज ओपन। यहां तक अगर हम पढ़ें तो ये क्या है? एक मेन क्लोज है। द डोर ऑफ द रूम वॉज ओपन, रूम खुला था। एज आई क्रॉस द हॉल, जैसे ही मैं वहां से गुजरा। एज आई क्रॉस द हॉल, क्योंकि मैं वहां से गुजरा था, तो जब डोर का रूम ओपन था तो मैंने क्रॉस कर लिया। तो एज आई क्रॉस द हॉल इज व्हाट? इज डिपेंडेंट। ठीक है जी, किस पे डिपेंडेंट हो गया? रूम के ओपन होने पे हो गया। एंड उसके बाद मैंने क्या देखा? आई सो द ब्यूटिफुल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। अगेन ये क्या हो गया आपका? मेन क्लोज, जिसका अपना एक सेल्फ मीनिंग निकलता है। ठीक है, जो यानी कि कंजक्शंस को हमें साथ में रीड नहीं करना इनके साथ, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमें रीड करना है साथ में, क्योंकि वो उन्हें आश्रित कर देते हैं। वो ऐसे वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं जो कंपैरेटिव हैं इन नेचर। तो कंपैरेटिव चीज़ों को हम यूज़ करते हैं या रिलेशनल चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें सेंटेंस के साथ पढ़ी जाएंगी। और अगर हमारा जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ओनली ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, यानी कि सिर्फ जोड़ रहा है उन दोनों चीज़ों को, तब हम लोग उसको साथ में रीड नहीं करेंगे। क्लियर? तो यानी कि इन दोनों का आपस में क्लियर मीनिंग निकल रहा है। तो दोनों क्या हुए? इंडिपेंडेंट क्लोजेस। एक एज आई क्रॉस द होल, ये क्या है आपका? डिपेंडेंट क्लोज। तो इसके बेसिस पे ये क्या हुआ आपका? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। सो अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ द सेंटेंसेस, तो टाइप ऑफ द सेंटेंसेस कितने हो गए हमारे? दो तरह के हो गए। कैसे कैसे दो तरह के? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन विच फोर टाइप्स? डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चलिए जी, तो ये हम कर चुके हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब सेंटेंसेस बनाना सीख चुके हैं। अब सेंटेंसेस के बाद उसकी गहराइयों में जाएंगे। सेंटेंसेस के बाद सबसे पहले हमें छोटी क्लासेस में क्या सिखाया जाता था? सेंटेंस के अंदर टाइम को भी सीखना है हमें। टाइम को सीखना है मतलब टेंसेस को सीखना है। आपकी बुक में जो टेंसेस की नॉलेज दी गई थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। बहुत ज़्यादा कम मतलब बिल्कुल कुछ भी डिफाइन किया ही नहीं हुआ, क्लियरली बताया ही नहीं हुआ। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे ताकि आप लोगों का ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। तो टेंसेस क्या हैं हमारे? पहले तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? हिंदी में काल बोलते हैं टेंसेस को। काल यानी कि समय। तो टेंसेस क्या है? टेंसेस समय बताता है, यानी कि टेंसेस आर द वर्ड्स या फिर आर फॉर्म ऑफ वर्ड्स विच इंडिकेट टाइम या फिर विच रिप्रेजेंट टाइम। ठीक है जी। अब टाइम क्या हो सकता है? पास्ट जो बीत चुका, प्रेजेंट जो चल रहा है, या फिर वो समय जो आने वाला है। बीता हुआ कल, चल रहा वाला कल आज, एंड आने वाला कल। तो ये तीन तरह के टाइम हो सकते हैं हमारी लाइफ के अंदर। इन्हीं तीन तरह के टाइम को मिलाकर इन्होंने टेंसेस बना दिए। यानी कि एक टेंस है हमारे पास पास्ट टेंस, इन्हीं के पीछे इन्होंने टेंस वर्ड जोड़कर इनके रूल्स रेगुलेशंस बना दिए जी। एक है प्रेजेंट टेंस,
टेंस कुछ नहीं है, जो हम आम जिंदगी में भाषा का यूज करते हैं उसी को थोड़ा सा इन्होंने शब्दों में और रूल्स रेगुलेशंस के साथ पिरोकर हमें दे दिया। बस जो हम बोलते हैं उसी को अब हमें लर्न करना है। फ्यूचर टेंस कुछ नया नहीं है इसके अंदर, तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन तीनों के ही अपने अपने रूल हैं। चलो जी, यहाँ तक जाने से पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पढ़ लें टेंसेस की, ज़रूरी है। So in a grammar, a set of form taken by a verb to indicate the time and sometimes the continuous or the completeness. Time बताता है, sometimes क्या बताता है, जैसे कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूटी में आपका टाइम चल रहा है, इन दिनों मैं ये कर रहा हूँ, इन दिनों मैं स्टडी कर रहा हूँ, या इन दिनों मैं CS कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये क्या है, हम कॉन्टिन्यूटी में काम कर रहे हैं। और कंप्लीटनेस, मैं CS कर चुकी या मेरी CS कंप्लीट हो चुकी है, तो ये क्या है, कंप्लीटनेस का टाइम बता रहा है। तो इन शॉर्ट ये आपको डिपेंड तो क्या कर रहा है, डिफाइन क्या कर रहा है, डिफाइन आपको टाइम ही कर रहा है। ऑफ द एक्शन इन रिलेशन टू द टाइम ऑफ अटरेंस is the meaning that concise Oxford Dictionary assigns to the word tense. The word tense come from the Latin word tempus meaning time. तो इन्हें बताया कि हमारा जो टेंस का मीनिंग है वो कहाँ से आया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से आया। वेरी गुड, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बता दिया भाई टेंस क्या करता है, टाइम को इंडिकेट करता है। अब टेंस वर्ड की हिस्ट्री में जाते हैं। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर एक नाम लिखा हुआ है कि जो द वर्ड टेंस है वो एक वर्ड से आया जिसका नाम है टेम्पस। और ये कौन सा एक वर्ड है, ये आपका एक लेटिन वर्ड है। पर इतना ही नहीं, यहीं पे ख़त्म नहीं होता, जो आपका टेंस है वो 2 लैंग्वेजेस से आया है, 2 लैंग्वेजेस को मिलाकर आया है कंप्लीट मीनिंग। फर्स्ट इज फ्रेंच एंड सेकेंड वन इज ऑफ कोर्स लेटिन। ठीक है जी, जो आपका ये जो फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच का जो सिर्फ ई हटा दो इसको, यहाँ पे आ जाओ टेंस। इसका जो एग्जैक्ट वर्ड था लेटिन के अंदर, यहाँ पर था आपका टेम्पस। ठीक है, लेकिन हर तरह के टाइम को यूज करने के लिए टेम्पस के बाद आया हमारे पास टेंसेस। तो टेंस, टेम्पस, टेंसेस, इन तीनों का मतलब सेम था, ये तीनों रिप्रेजेंट करते थे टाइम को। तो इससे कंबाइन, मिला जुला के हमने पूरा वर्ड निकाला टेंस। ठीक है, एक वर्ड और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया फ्रेंच के अंदर, और टेंसेस के अंदर यूएस को हटा के हमने ई में कन्वर्ट कर दिया। सो टेंसेस, टेम्पर्स, टेंस, इन सब को जब हमने साथ साथ पढ़ा तो हम लोगों ने बोला इसको एक नाम रख दो, ना लेटिन ना फ्रेंच, हमारा इंडियन नेम रख दो, इंडियन वर्जन, इंग्लिश नेम रख दो, दैट इज टेंस। ठीक है जी, तो ये टेंस, सॉरी इंडियन नेम नहीं, इंग्लिश नेम है इसका। तो टेंस इज योर इंग्लिश नेम, इंग्लिश में टेंस बोलेंगे, फ्रेंच में टेंस बोलेंगे, लेटिन में टेम्पस या टेंसेस बोलेंगे। ठीक है, आप लर्न लेकिन यही करना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब हमारी बुक्स में सिर्फ इतना था, रीड दी सेंटेंसेस, प्रेजेंट टेंस हैज़ 4 फॉलोइंग फॉर्म। आई रेड अ बुक, सिंपल प्रेजेंट। आई एम रीडिंग अ बुक, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई हैव रेड अ बुक, प्रेजेंट परफेक्ट। एंड आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लेकिन इसने क्या किया, इसने कुछ ज़्यादा डिटेल में हमें बताया नहीं, सिर्फ ये 4 फॉर्मेट्स बता दिए। ये तो हमने पढ़ लिया जी, प्रेजेंट टेंस भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन इनके कुछ रूल्स होते हैं हर चीज़ के। तो वो रूल्स क्या हैं, अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो इसमें क्या है, इसमें एक सब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है जी, एक सब्जेक्ट है, और क्या है, एक वर्ब है, और अपने फर्स्ट फॉर्म में आई है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आई है। ठीक है जी, और एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होना ना होना जरूरी, ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता, एक ही बात है हो या ना हो, बट जिसमें है उसमें है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है किसमें, जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। अब लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी ना एक दिक्कत देखी गई है। आई रीड अ बुक, वेरी गुड। यू रीड अ बुक, वेरी गुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो आपका ये चल रहा है, रूल बिल्कुल सही चल रहा है। बट शी रीड्स अ बुक, शी डांसेस ऑन द फ्लोर। जब हम लोग शी की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे एस लग जाता है, यानी कि इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ सकता है वॉट, एस या फिर ई एस। लेकिन ये कब जुड़ेगा, फर्स्ट पर्सन में नहीं जुड़ता। फर्स्ट पर्सन आई के साथ हम लोग एस या ई एस नहीं लगाते। सेकेंड पर्सन यू के अंदर भी हम लोग एस या ई एस नहीं लगाते, यानी कि थर्ड पर्सन में लगाएंगे। बिल्कुल, थर्ड पर्सन, ही शी इट की बात करेंगे तब हम लगाते हैं, तो थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में 2 तरह के लोग होते हैं हमारे पास, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल।
थर्ड पर्सन या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल। किसके साथ लगाएं, एस या ई एस। तो हम लोग बोलते हैं सिर्फ सिंगुलर के साथ लगाओ, प्लूरल के साथ मत लगाओ। तो प्लूरल जब आएगा थर्ड पर्सन प्लूरल तो एस या ई एस नहीं लगेगा, और जब सिंगुलर पर्सन आएगा तो उसके साथ एस या ई एस लगेगा। जैसे कि शी क्या है, शी सिंगुलर है तो शी रीड्स, दे प्लूरल है, दे रीड, दे रीड्स नहीं, दे रीड। ये इसका रूल है जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पोर्शन है इंग्लिश का उसके अंदर आपके सेंटेंसेस इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, बताओ कि ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, ट्रू और फॉल्स। तो वहाँ पर अगर ये छोटी सी बात नहीं पता होगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आंसर गलत होने के बाद आप कहोगे जी हमारी बुक में तो इतना था ही नहीं, गलत क्यों कर दिया। तो इसीलिए इन छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखो, ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बड़ा सिंपल सा आसान सा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या बोलता है, कोई काम कैसे हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी। अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो वर्ब लगती है ना, वर्ब से पहले एक बी वर्ड ऐड हो जाता है। बी को जब इलेबोरेट करते हैं तो इट्स इज एम या आर। एम का वर्ड हमेशा आई के साथ यूज होता है, आई एम। इज सिंगुलर लोगों के साथ और यू प्लूरल के साथ, सॉरी आर प्लूरल के साथ एंड यू के साथ भी यूज होता है, यू और प्लूरल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ क्या यूज होता है हमारा आर। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे कि आई एम रीडिंग अ बुक। सो सब्जेक्ट प्लस बी, बी को इलेबोरेट किया इज एम आर में और उसके साथ लगाई वर्ब, यानी कि जो हमारी रीड थी अपनी फर्स्ट फॉर्म में आई है, साथ में लगा दिया जी आईएनजी, रीडिंग हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट अ बुक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो हमारा पास आएगा सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, प्लस बी में क्या हो गया, अब हमारे पास हैज हैव हो गया, मतलब काम कैसा है, जो हो चुका है, अभी करंटली हुआ ही है बस जस्ट। तो हैज हैव प्लस वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। जब भी हैज हैव लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि आई हैव रीड अ बुक, हैव लग गया इसलिए थर्ड फॉर्म, रीड रीड रीड, रीड रेड रेड। तो ये सेम ही आती है, स्पेलिंग सेम होती है, इसलिए यहाँ पर रेड लिखा गया है। तो लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब आप बोलोगे प्रोनाउंसिएशन डिफर करती है इसके अंदर। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट लिखना हो तो इसी रूल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि दो चीज़ों को मिक्स करेगी, परफेक्ट भी आएगा और कॉन्टिन्यूअस भी आएगा, कॉन्टिन्यूटी वाला भी आएगा। तो इन दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है, सब्जेक्ट लिख दो जी, ठीक है जी। अब बी वहाँ पर कन्वर्ट हो गया था इज एम आर में, यहाँ हो गया जी हैज़ हैव में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैज़ हैव, क्योंकि दोनों को कंबाइन करना है ना, और इज एम आर की जगह हम लिख देंगे बीन, ठीक है। अब यहाँ पर बीन लिखने का ना एक मतलब है, क्या मतलब है, इस बीन को लिखने से ना हमारा वो थर्ड फॉर्म वाला चक्कर भी खत्म हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म बी को हमने बीन लिख दिया तो थर्ड फॉर्म भी कंप्लीट हो गया। और इसमें क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लग गया, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हैज़ हैव बीन, ये तो हमारे कॉमन रहेंगे। उसके बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है जी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गया, ओके। चलो जी, अब यहाँ पर देखो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, थर्ड फॉर्म के लिए ये आ गया, कॉन्टिन्यूस के लिए ये आ गया, हैज़ हैव कॉन्टिन्यूस में भी था। तो यहाँ पर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को परफेक्टली मिक्स एंड मैच कर दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताता क्यों है, ये बोलता है कि मैं पास्ट में अभी अभी जस्ट काम करके हटा हूँ, लेकिन मैं वो काम काफ़ी देर से कर रहा था। यानी कि आपसे पूछा गया कि इतनी देर से आप क्या कर रहे थे, ठीक है, या इतनी देर से आप क्या कर रही हैं, या मैंने बोला कि जस्ट अभी बुक फिनिश की है, सो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, तो मैं अभी तक बुक ही पढ़ रहा था। तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात रही हैज़ एंड हैव की, तो हैज़ हमारा यूज़ होता है सिंगुलर चीज़ों के साथ, ठीक है। हैव यूज़ होता है आई वी यू दे एंड प्लूरल, ठीक है।
तो ये कुछ रूल्स हैं प्रेजेंट टेंस को लेकर जो आपकी बुक्स में गिवन नहीं थे बट आपको पता होने चाहिए। वैसे पता होंगे आपको, बट जिसको नहीं पता उसके रिवाइज हो चुके हैं, ठीक है। सेम एज चलता है हमारा पास्ट के साथ। अब पास्ट टेंस क्या है, पास्ट टेंस के भी वही 4 फॉर्म्स हैं। अब उसके जो ये 4 फॉर्म्स है उसमें हमने इसमें बुक में सीधा लिख दिया सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई जंप्ड फ्रॉम द विंडो, आई वॉज जंपिंग फ्रॉम द विंडो, आई हैड जंप्ड फ्रॉम द विंडो, या फिर आई हैड बीन जंपिंग फ्रॉम द विंडो। तो इस तरह से हम लोगों का क्या चलेगा, हम लोगों का इस तरह से पास्ट चलेगा, ठीक है जी। चलो जी, लेकिन इसको करने के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स दिए गए हैं। यहाँ पर भी क्या है, आई सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें एस या एस नहीं लगता क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया। कॉन्टिन्यूस में क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है जी। जस्ट बिकॉज ये पास्ट में हो चुका है तो इस बार जो बी है वो वाज और वर में जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि पास्ट के लिए यूज क्या कर लिया हमने, वाज वर, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। ये मिलकर क्या बनाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। वेरी गुड। पास्ट परफेक्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट के पास्ट में भी जो काम कर चुका है। तो आई हैड जंप्ड फ्रॉम द विंडो, पास्ट की बात कर रहे हैं बट उस पास्ट में भी आप इमीडिएट पास्ट की बात कर रहे हो कि उस समय तुमने क्या किया था, उस समय मैं ये कर चुका था। तो आई हैड जंप्ड फ्रॉम द विंडो, तो इसके अंदर क्या आएगा हमारा हैज़। अब हैज़ है तो नहीं आएगा, वो प्रेजेंट में आ गया, तो उसका पास्ट वर्जन, पास्ट पार्टिसिपल हैड, प्लस हैड आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा आपका, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है जी। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे प्रेजेंट के साथ किया था हमने वैसे ही पास्ट के साथ करेंगे। क्या किया था, दोनों को मिला दिया था, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट को इसमें भी मिला लेंगे। सब्जेक्ट इज कॉमन तो इसको हम डाल देंगे, हैड आ जाएगा बी की जगह, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सब चीज़ें सेम ऐसे ही चलेंगी जैसे कि चली थी उस टाइम पर भी, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा पास्ट कंप्लीट हो चुका है। पास्ट के बाद आ जाओ जी फ्यूचर पे। फ्यूचर में इसने क्या किया, फ्यूचर के अंदर इसने फिर वही 4 एग्जाम्पल दे दिए और बता दिया कि ये फ्यूचर होता है, ये कॉन्टिन्यूस होता है, ये परफेक्ट होता है और वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। आई शैल या विल जंप, आई शैल या विल बी जंपिंग, आई शैल और विल हैव जंप्ड, आई शैल और विल हैव बीन जंपिंग। यहाँ पे शैल ऑब्लिक विल लगाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो हर सेंटेंस के अंदर आई के साथ, क्योंकि जब आप लोगों ने बचपन में ग्रामर पढ़ी होगी तो आई डोंट नो आपके टाइम में क्या रूल था, बट मेरे टाइम पर ये रूल था, आई के साथ शैल लगता था उस समय में, ठीक है। तो लेकिन अब धीरे धीरे जब मॉडर्नाइजेशन हुई है, ग्रामर में भी अपडेट्स आए हैं, तो यहाँ पर बोला कि आई के साथ शेल लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, यू कैन यूज़ विल। यानी कि अब शेल की कंपल्शन बची नहीं है फ्यूचर टेंस के लिए, अब आप विल को हर जगह यूज़ कर सकते हैं। विल ने पॉपुलैरिटी गेन की है बट फिर भी शेल का यूज़ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। शेल ज़्यादातर यूज़ होता है आपकी फॉर्मल लैंग्वेजेस में। आप तो सीएस करने वाले हो, आपको शेल समझना भी बहुत ज़रूरी है। शेल का यूज़ होता है फॉर्मल लैंग्वेज में, फॉर्मल मीटिंग्स के अंदर मेजरली जो लो बनते हैं और जहाँ पर कंपल्शन वाला वर्ड होगा, या तो वहाँ पर होगा मस्ट या फिर होगा शेल। मस्ट थोड़ा सा इनफॉर्मल सा लगता है, तो आपको लॉज में ज़्यादातर शेल देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर शेल देखने को मिले वहाँ पर समझ जाना कि यह मैंडेट कर रहा है आपको, ठीक है। तो शेल का ज़्यादातर यूज़ हो रहा है हमारा मैंडेट के लिए, क्योंकि इसके फीचर्स यही हैं। शेल को यूज़ किया जा रहा है कि कोई काम मैंडेटरी है आपके लिए, इसीलिए नॉर्मल फ्यूचर टेंस से इसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है एंड कम्प्लीटली से कहाँ डाल दिया, फॉर्मल लाइन में। वैसे ही फ्यूचर की बात करनी है तो विल इज़ द बेस्ट वर्ड टू यूज़, ठीक है। अब अगेन इसको रूल्स के साथ देख लेते हैं। आई शैल या विल जंप, अगेन सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, और क्या है, विल या शैल है। बाकी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम एज चलेगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है जी। उसके बाद चलिए जी, उसके बाद क्या चलेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो विल शैल है इसके साथ बी भी ऐड होगा, विल बी शैल बी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, क्योंकि थर्ड फॉर्म भी चाहिए हमें, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। तो क्या बनेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर? चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे वैसे यही था हमारा फ्यूचर टेंस ही हमने करना था, लेकिन इस फ्यूचर टेंस के अंदर हमारे पास कुछ 2-4 टेंसेस और जुड़े हुए हैं जो हम बेसिकली हमेशा से पढ़ते आए हैं। दैट इज बेस्ड ऑन दीज 4 टाइप्स। पर्टिकुलर 3 टाइप्स होते हैं इसके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसको फर्दर फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम एज प्रेजेंट के साथ होता है, सेम एज फ्यूचर के साथ होता है, ठीक है। सो इन टोटल 12 टाइप्स बोले जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल कुछ और थोड़ा सा, जब हम लोग मॉडर्नाइजेशन यानी कि अपने जो नॉर्मल हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उसके बेसिस पे देखे जाएं तो 4 तरह के सेंटेंसेस और देखने को मिलते हैं जो कि मिक्सअप करते हैं पास्ट फ्यूचर को, पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट को एंड पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये अपने मॉडर्न टाइम के टाइम पे यानी कि ग्रामर का जब ज़्यादा यूज़ होने लगा है, जैसे कि हम वुड यूज़ कर लेते हैं, विल का पास्ट फॉर्म बना देते हैं, तो वो क्या है, क्या वो फ्यूचर है, क्या वो पास्ट है। बट हम पास्ट में फ्यूचर की बातें करते हैं तो उसलिए वहाँ पर पास्ट फ्यूचर, सिंपल पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट एंड पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह के 4 और इवॉल्व किए गए हैं। तो टोटल हमारे जो टेंसेज हैं वो बन जाते हैं 16, 12 + 4, 16 टाइप ऑफ टेंसेज हमारे पास आ जाते हैं। अब ये जो रिमेनिंग 4 टेंसेज हैं हमारे पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट की क्लास में। आज के लिए आपके पास ये 12 टेंसेज हैं, इन 12 टेंसेज को अच्छे से डिटेल में पढ़ो और जो नहीं समझ में आए वो पूछ लो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।